हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन हब। राजस्थान जी की क्लास चल रही थी हमारी, जिसमें राजस्थान इतिहास का टॉपिक मेवाड़ का इतिहास चल रहा था, जिसमें पार्ट नंबर 7 महाराणा प्रताप से संबंधित आज की क्लास में हम पढ़ाने जा रहे हैं। आज की क्लास में महाराणा प्रताप से पहले मैंने महाराणा विक्रमादित्य और महाराणा उदय सिंह बताया था। महाराणा उदय सिंह के समय जो मेवाड़ का द्वितीय साका हुआ था, और उसके बाद अब आते हैं महाराणा प्रताप पर। तो पढ़ते हैं। महाराणा प्रताप का जो शासनकाल था वो 1572 से 1597 तक रहा था। 57 लगभग इन्होंने अपने कार्यकाल में 57 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ था। जन्म से और 57 वर्ष तक की उम्र तक इन्होंने युद्ध में और कार्य में, संस्कृति में अपना योगदान दिया था। इनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के कटारगढ़ किले में हुआ था। इनके पिता का नाम उदय सिंह और माता का नाम जयवंता बाई था। जो जयवंता बाई थी वो पाली के अखेराज सोनगरा, वहाँ के जो शासक थे, उसकी पुत्री थी। पाली के शासक अखेराज सोनगरा की पुत्री थी। ये काफ़ी बार पूछा भी गया है कि जयवंता बाई का जो संबंध है वो किससे है, तो वो है पाली के अखेराज सोनगरा की पुत्री से। सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रताप को बचपन में कीका नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? कीका, क्योंकि ये भील समुदाय के जो बच्चे और उनके साथ खेला करता था, जो भील समुदाय के लोग प्रताप को कीका नाम से पुकारते थे। इसका महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक है वो 28 फरवरी 1572 को महादेवा की बावड़ी पर, महादेवा की जो बावड़ी है गोगुंदा उदयपुर में हुआ था। जब 28 फरवरी 1572 होली के दिन महाराणा जब उदय सिंह का जब निधन हो जाता है, तो निधन के साथ ही महाराणा जो उदय सिंह का जब निधन हो जाता है, तो निधन के साथ ही जब महाराणा उदय सिंह को दफना करके आते हैं, तो रास्ते में ही जो जमींदार और सामंत लोग हैं वो नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि महाराणा उदय सिंह जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। वो लोग जगमाल से खुश नहीं थे और ये चाहते थे कि महाराणा प्रताप मेवाड़ का क्या बने, राजा बने। तो उन्होंने महाराणा उदय सिंह को दफनाने के बाद सामंतों ने निर्णय लिया कि हम महाराणा प्रताप को राजा घोषित करते हैं, और रास्ते में ही महादेवा की पहाड़ी पर गोगुंदा उदयपुर में 28 फरवरी 1572 को महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया जाता। महाराणा प्रताप को राज्याभिषेक के अवसर पर रावत कृष्णदास ने तलवार बांधी थी। जो तलवार बंधाई एक टैक्स होता है, कर भी दिया जाता है, और तलवार जो बांधना, तलवारबाजी सिखाना, महाराणा प्रताप को तलवारबाजी जो कार्य सिखाया था वो रावत कृष्णदास ने सिखाया था। किसने सिखाया था? रावत कृष्णदास ने सिखाया था। तो 9 मई 1540 को जन्म कुंभलगढ़ कटारगढ़ में। पिता का नाम उदय सिंह, माता का नाम जयवंता बाई, अखेराज सोनगरा की पुत्री। बचपन में कीका नाम से जानते थे। 28 फरवरी 1572 को महादेवा की पहाड़ी गोगुंदा में इसका राज्याभिषेक होता है, और राज्याभिषेक के अवसर पर जो तलवार बंधाई है वो रावत कृष्णदास ने की थी। नेक्स्ट, अकबर ने महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए 4 राजदूत भेजे थे। कितने राजदूत भेजे थे? 4। उन 4 राजदूतों में जो पहला राजदूत था वो था जलाल खां, दूसरा था मान सिंह, तीसरा था भगवंत दास और तीसरा था टोडरमल। इनकी एक छोटी सी ट्रिक भी है, अगर आपको ध्यान रहे तो जय माँ भट्ट, जमा भट्ट या JMBT दोनों ट्रिक है। JMBT या जमा भट्ट नाम से सीक्वेंस है। काफ़ी बार पूछा गया है कि अकबर ने जो महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए जो भेजे गए राजदूतों का क्रम से जमाइए, तो जमा भट्ट या JMBT इनकी ट्रिक है। इसके साथ आपको एक भी चीज़ याद रखनी है कि कब किसको भेजा। 1572 में एक भेजा था जलाल खां
जो नवंबर 1572 में था। उसके बाद मानसिंह को भेजा जून में 73 में, और सितंबर 73 में ही भगवंत दास को, और टोडरमल को दिसंबर 1573 में। 4 व्यक्ति भेजे थे अकबर ने महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए, लेकिन ये चारों अधीनता स्वीकार करने में असफल रहे थे। जब महाराणा मानसिंह अकबर के कहने पर महाराणा प्रताप से मिलने और अधीनता स्वीकार करने के लिए गए थे, तब महाराणा प्रताप और मानसिंह की जो मुलाकात है वो उदय सागर झील की पाल के ऊपर हुई थी। कहाँ हुई थी? उदय सागर झील की पाल के ऊपर। लेकिन महाराणा प्रताप स्वयं ना मिल करके उन्होंने अपने बेटे अमर सिंह को उनसे मुलाकात करने के लिए भेजा, और मानसिंह ने इस बात को अपमान समझ करके और वो वापस बिना मुलाकात किए हुई और आमेर आ गए थे। भगवंत दास के कहने पर प्रताप ने अधीनता स्वीकार करने का मन बनाया था। जो मानसिंह है, मानसिंह के बाद गए थे भगवंत दास। तो जो भगवंत दास हैं, आमेर के राजा थे भगवंत दास। आमेर के भगवंत दास के कहने पर जो प्रताप हैं, महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार करने का मन तो बनाया, परंतु अकबर के जो दरबारी कवि थे पृथ्वीराज जो राठौड़, जो बीकानेर के राजकुमार और अकबर के दरबारी कवि भी हुआ करते थे, इसने एक कविता लिखी, बहुत अच्छी कविता है, पाथल और पीथल। ध्यान रखना, पाथल और पीथल 2 व्यक्तियों की लिखी। कन्हैयालाल सेठिया की भी है पाथल पीथल, और एक पाथल और पीथल है जो पृथ्वीराज राठौड़ की है। बीकानेर के राजकुमार पृथ्वीराज राठौड़ ने क्या लिखी थी? पाथल और पीथल नामक एक कविता लिख करके महाराणा प्रताप को भिजवाई। जब महाराणा प्रताप ने पाथल और पीथल पढ़ी थी, पढ़ करके महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार करने से क्या कर दिया? मना कर दिया, मन को त्याग दिया कि भाई अब मैं अधीनता स्वीकार नहीं करूँगा। क्यों? कि उसमें इस प्रकार की जोश भरी कविताएं थी कि हम जो मुग़लों के अधीन नहीं होंगे, जो बाहरी ताकत है उनके अधीन नहीं होंगे। इस कारण से उसको कुछ फील हुआ महाराणा प्रताप को, और उन्होंने अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था। यहाँ पाथल जो है महाराणा प्रताप को, और पीथल स्वयं कवि ने स्वयं के लिए कहा गया, पृथ्वीराज राठौड़ के लिए। ध्यान रखना, पूछा जाता पाथल किसके लिए आया है, तो महाराणा प्रताप के लिए, और पीथल आया है स्वयं पृथ्वीराज राठौड़ के लिए। आगे इस कविता में प्रताप को पाथल और कवि ने स्वयं को पीथल कहकर के संबोधित किया है। उसके बाद आता है महाराणा प्रताप के जीवन की जो इम्पोर्टेंट, जो महत्वपूर्ण जो कड़ी है, वो है हल्दीघाटी का युद्ध। हल्दीघाटी का युद्ध का जो प्रारूप है वो अकबर ने अकबर के किले या मैगजीन का किला जो अजमेर के अंतर्गत है वहाँ पर तैयार किया था। अकबर हल्दीघाटी के युद्ध का जो प्रारूप है, अकबर ने अकबर के किले या मैगजीन के किले के नाम से जाना जाने वाला जो अकबर अजमेर में जो किला है, अजमेर में किला है, उसको अकबर ने अपने नाम पर अकबर का किला, ये मैगजीन का किला कहा जाता है, उस किले में हल्दीघाटी युद्ध का प्रारूप तैयार किया था अकबर ने। और यह युद्ध काफ़ी जगह 21, देखो इतिहास की बुकों में आपको 21 जून मिलेगा, लेकिन जो अपने हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तकें हैं उनमें 18 जून नहीं मिलेगा। तो आप जो भी डेट आए 21 या 18, और 21 या 18 जून 1576 में होता है। महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य होता है। यहाँ अकबर स्वयं युद्ध के लिए नहीं आते हैं, और यहाँ अकबर की तरफ से जो आते हैं वो अकबर के सेनापति मानसिंह आते हैं जो मुख्य होते हैं, और उन्हीं के साथ एक सहयोगी आते हैं आसफ़ खां। कौन आते हैं? आसफ़ खां। और एक तरफ जो होते हैं महाराणा प्रताप की सेना होती है। तो हल्दीघाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य होता है। इसमें महाराणा प्रताप की जो सेना है, उस सेना का जो सेनापति है वो है हकीम कासूरी, और इधर इसकी मुख्य सेनापति कौन था? मानसिंह, जो मुख्य था। सहयोगी था आसफ़ खां। साथ में 3 और व्यक्ति थे जो इतिहासकार बदायूनी, जयपुर के शासक जगन्नाथ कछवा और मिहित्तर खां। ये 3 व्यक्ति थे। ये वही मिहित्तर खां है जब हल्दीघाटी युद्ध में अकबर की सेना हार रही थी और वापसी भाग रही थी, तो मिहित्तर खां ने आवाज़ लगाई थी, और आवाज़ लगा करके ये कहा था कि अकबर बादशाह स्वयं युद्ध के लिए पधार रहे हैं, आप कृपया युद्ध
मैदान को छोड़ करके ना भागे, और इसी बात से सेना रुक गई और उनमें जोश उत्पन्न हो गया और वो दोबारा लड़े और युद्ध में विजय प्राप्त कर ली थी। लेकिन अकबर वहाँ नहीं पहुँचा। सिर्फ उसके नाम की वजह से सेना में एक जोश उत्पन्न हो गया, और ये जोश उत्पन्न करने वाले व्यक्ति थे मेहतर खां। प्रताप की जो हरावल एक सेना की अग्रिम टुकड़ी होती है, जो सबसे आगे होती है सेना में। जब एक तरफ दो सेनाएं होती है, दोनों सेनाओं में जो अगली पंक्ति में जो टुकड़ी होती है उसे कहा जाता है हरावल। तो प्रताप की जो हरावल सेना थी, हरावल सेना का नेतृत्व हाकिम खां सूरी ने किया था, और मानसिंह की जो अकबर के सेनापति थे, जो अकबर की हरावल थी, उसका जो नेतृत्व कर रहे थे जगन्नाथ कछवा। कौन कर रहे थे? जगन्नाथ कछवा। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, प्रताप की हरावल का जो नेतृत्व कौन कर रहा था? तो हाकिम खां सूरी। और अकबर की हरावल का नेतृत्व कौन कर रहा था? जगन्नाथ कछवा। इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि सेनापति कौन थे? मानसिंह थे, और वहाँ पर सेनापति हाकिम खां सूरी थे। उन्होंने तो अपने सेनापति को ही हरावल का नेता बनाया था, लेकिन अकबर ने मानसिंह को सेनापति बनाया, लेकिन हरावल का नेतृत्व जगन्नाथ कछवा को दिया था। ये काफ़ी बार पूछा गया है, और इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। तो आप ध्यान रखें, अकबर की हरावल का जो नेतृत्व कर रहे थे वो जगन्नाथ कछवा कर रहे थे, और प्रताप की हरावल का नेतृत्व हाकिम खां सूरी। इस युद्ध क्षेत्र में महाराणा प्रताप को पराजय मिलती है, और इस युद्ध में घायल होकर के महाराणा प्रताप युद्ध क्षेत्र को छोड़ करके चले जाते हैं, और अपने स्थान पर झाला मानसिंह बीदा को युद्ध क्षेत्र में जो अपना छत्र धारण करके अपना छत्र दे जाते हैं, और उनको युद्ध के लिए लड़ने के लिए छोड़ जाते हैं। इस युद्ध में जब महाराणा प्रताप घायल हो जाते हैं, तो महाराणा प्रताप के स्थान पर झाला मानसिंह बीदा ने युद्ध में उनका नेतृत्व संभाला था, और नेतृत्व संभालने के साथ ही हल्दीघाटी के युद्ध में के दौरान महाराणा प्रताप के चेतक घोड़े की मृत्यु हो जाती है, जिसकी समाधि बलीचा गांव में बनी हुई है। और यह जो बलीचा गांव है, ये चेतक की याद दिलाता है। आज भी हमको चेतक की याद दिलाता है बलीचा गांव। और हल्दीघाटी के युद्ध का जो आंखों देखा वर्णन अकबर के दरबारी कवि बदायूनी ने अपने ग्रंथ मुंतखब उल तवारीख में किया था। हल्दीघाटी के युद्ध का जो वर्णन है, उसका आंखों देखा जो हाल है, वो अकबर के जो सेनापति थे बदायूनी के द्वारा तो इसका जो आंखों देखा वर्णन है वो मुंतखब उल तवारीख ग्रंथ में किया गया है। इस युद्ध को बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा। किसका युद्ध कहा था? बदायूनी ने। हल्दीघाटी के युद्ध को बदायूनी ने किस नाम से जाना? गोगुंदा के युद्ध के नाम से और अबुल फजल ने हल्दीघाटी के युद्ध को नाम दिया खमनोर का युद्ध। कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा था इस युद्ध को, और रणछोड़ भट्ट ने इसको रक्त तलाई का युद्ध कहा था। तो अलग अलग जो इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने अलग अलग नाम से जाना है हल्दीघाटी के युद्ध को। हल्दीघाटी का युद्ध था, उसको बदायूं ने गोगुंदा का, अबुल फजल ने खमनोर का, कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है, और रणछोड़ भट्ट ने इसे रक्त तलाई का युद्ध कहा है। हल्दीघाटी की असफलता के उपरांत आगरा पहुँचे मानसिंह को जब हल्दीघाटी के युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर पाए, और महाराणा प्रताप को विजय तो प्राप्त कर ली थी, लेकिन महाराणा प्रताप को जिंदा नहीं पकड़ पाए। तो अकबर की ये शर्त थी कि वो महाराणा प्रताप को पकड़ के अपने दरबार में लाया जाए, महाराणा प्रताप को, और वो आकर के उनको बंदी बना कर लाया जाए, जिससे वो अपनी अधीनता स्वीकार कर ले। लेकिन महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी, और वो युद्ध क्षेत्र छोड़कर ही भाग गए थे, और ना उनको पकड़ सके। तो हल्दीघाटी में युद्ध में पूर्णतः सफलता न मिलने के कारण मानसिंह आगरा चले जाते हैं, और आगरा पहुंचते ही अकबर ने उनको दंडित कर दिया। और अकबर ने दंडित किया तो मानसिंह की ड्योढ़ी जो मनसबदारी जो वेतन था, जो मनसबदारी 7,000 का जो मनसब दिया हुआ था मानसिंह को, वो उसका बंद कर दिया था। 1577 ईस्वी में अकबर ने मेवाड़ अभियान पर शाहबाज खां को नियुक्त किया।
जब मानसिंह असफल हो जाते हैं तो 1577 में, 76 के बाद 1577 में अकबर ने शाहबाज खां को मेवाड़ अभियान के लिए नियुक्त किया और उनको कहा कि आप महाराणा प्रताप को जिंदा या मुर्दा मेरे सामने क्या करोगे, पेश करोगे। शाहबाज खां ने मेवाड़ पर 3 बार आक्रमण किया। पहला आक्रमण किया अप्रैल 1578 में, जिसे कुंभलगढ़ का युद्ध कहा जाता है। यहाँ महाराणा प्रताप के जो पुत्र थे अमर सिंह और शाहबाज खां के मध्य हुआ था। इसमें शाहबाज खां की विजय हुई थी। दोबारा जो शाहबाज खां ने आक्रमण किया था वो किया जून 1578 में और ये चलता रहा नवंबर 1578 तक। इसे अगर पूछा भी जाता केलवाड़ा का युद्ध कहा जाता, लेकिन मूलतः अगर डेट पूछी जाएगी तो नवंबर 1578 ही मान्य होगी। मूलतः नवंबर 1578 केलवाड़ा का युद्ध होता है और ये महाराणा, एक तरफ तो थे शाहबाज खां और दूसरी तरफ थे महाराणा प्रताप के मामा मालदेव, जो युद्ध क्षेत्र में जब शाहबाज खां के द्वारा पराजित हो जाते हैं तो वहाँ से ये चावंड चले जाते हैं और शाहबाज खां विजयी हो जाता है। इसके साथ ही तीसरा जो युद्ध होता है शाहबाज खां का, तीसरा जो आक्रमण है वो है दिसंबर 1578 से मई 1579। ये चावंड का युद्ध है और चावंड के युद्ध में महाराणा प्रताप और शाहबाज खां के मध्य होता है और इस युद्ध में शाहबाज खां बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। विजय तो हो जाता है लेकिन घायल होकर के वो घायल अवस्था में युद्ध क्षेत्र में विजय पा करके और सीधा आगरा चला जाता है। उसके बाद मेवाड़ में एक और युद्ध होता है जो बहुत इम्पोर्टेंट है और उसका नाम है दिवेर का युद्ध। कौन सा युद्ध है? दिवेर का युद्ध। यह अक्टूबर 1582 ईस्वी में हुआ था। इसमें अकबर के मामा शेरीमा सुल्तान खां और महाराणा प्रताप के मध्य होता है। अकबर के मामा शेरीमा सुल्तान खां और महाराणा प्रताप के मध्य होता है। इसमें महाराणा प्रताप ने शेरीमा सुल्तान खां को पराजित किया और स्वयं विजित होकर के और दिवेर पर अधिकार कर लेता है। कर्नल टॉड ने इसे मेवाड़ की मैराथन कहा है। हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल जो जेम्स टॉड है उसने मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है और कर्नल जेम्स टॉड ने इसे मेवाड़ की मैराथन भी कहा है। कि दिवेर का युद्ध क्या कहा है? मेवाड़ की मैराथन। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ की मैराथन किसे कहा है, तो दिवेर के युद्ध को, कुंभलगढ़ के युद्ध को, या हल्दी घाटी के युद्ध को, या खानवा के युद्ध को, इस प्रकार के ऑप्शन आते हैं। तो हमें क्या टिक करना है? दिवेर के युद्ध को। ये कब हुआ था? अक्टूबर 1582 में। इसके बाद महाराणा प्रताप ने 1585 में अपनी राजधानी चावंड बनाई और ये एक महाराणा प्रताप की एक संकटकालीन राजधानी थी। पूछा जाता है जब महाराणा प्रताप संकट की घड़ी में थे तो उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो चावंड बनाई थी। और कब बनाई? 1585 में। ये 1585 से और 1613 तक महाराणा प्रताप की क्या रही थी? राजधानी रही थी। तो लगभग 28 वर्षों तक महाराणा प्रताप की राजधानी रही थी। लेकिन महाराणा प्रताप तो 1597 में मर गए थे। उसके बाद उनके बेटे ने इसको राजधानी के रूप में आगे चलाया था। प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 में धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते हुए घाव लगने के कारण प्रताप की मृत्यु हो जाती है। जब महाराणा प्रताप धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे तो प्रत्यंचा टूट करके और उनके लग गई और लगने पर उनके जब घाव बना, उस घाव ने धीरे धीरे एक बड़ा नासूर बन गया और नासूर बन के उनकी मृत्यु कर दी थी और उससे ही क्या होगी? मृत्यु हो गई थी नासूर से। और आज भी महाराणा प्रताप की जो छतरी है उदयपुर के बाडोली गांव में बनी हुई है। कहाँ बनी है? उदयपुर के बाडोली गांव में बनी हुई है। ये 8 खंभों की छतरी है। पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप की जो छतरी है या 8 खंभों की छतरी किस शासक की है? तो वो महाराणा प्रताप की है। महाराणा प्रताप की जो मृत्यु की जो सूचना अकबर के जो कवि थे, दरबारी कवि दुर्सा आडा ने दी थी। तो ये थे महाराणा प्रताप के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब
बेल आइकन को जरूर दबाएं, लाइक करें, लिंक को शेयर करें। धन्यवाद।